ड्रामा की शुरुआत चोसिन युग में होती है, सैकड़ों साल पहले, एक कोरियाई राज्य में जहां एक निर्दयी राजा शासन करता है। एक अपराधी झांग पकड़ी जाती है और राजा के सामने लाई जाती है। राजा उसे मृत्युदंड सुनाता है, कारण यह कि उसने ऐसा खाना बनाया जिससे उसके मुंह का स्वाद बिगड़ गया। लेकिन झांग राजकीय रसोई की प्रमुख है, इसलिए राजा उसे एक आखिरी मौका देता है। राजा आदेश देता है, तुम रोज मेरे लिए एक नई डिश बनाओगी। कोई व्यंजन दोहराया नहीं जाएगा। अगर मुझे तुम्हारा खाना बुरा लगा तो उसी दिन तुम्हें मार दिया जाएगा। झांग बताती है कि वह इस युग की नहीं है, वह साल 2025 की मशहूर शेफ रही है। अब हम 2025 की झांग से मिलते हैं। वह एक प्रतिभाशाली शेफ है जिसने हाल ही में अपने फ्रेंच व्यंजनों से एक लोकप्रिय कोरियाई कुकिंग शो जीता है। इस जीत से उसे फ्रांस के एक 3 स्टार रेस्टोरेंट की हेड शेफ बनने का मौका मिला है। वह जीत का जश्न मनाती है और अगले दिन यह खुशखबरी अपने पिता को बताती है। पिता बहुत प्रसन्न होते हैं और उसके लिए चोसिन युग पर एक किताब मंगवाते हैं, एक ऐसा काल जिसे झांग हमेशा पसंद करती रही है। फ्रांस जाने वाली उड़ान में झांग अपनी नई किताब पढ़ती है, जबकि बाकी यात्री सूर्य ग्रहण देख रहे होते हैं। तभी किसी यात्री की गलती से किताब पर कॉफी गिर जाती है। झांग बाथरूम में जाकर किताब साफ करती है। वह एक पन्ने पर लिखी बात पढ़ती है जिसमें एक प्रसिद्ध प्राचीन व्यंजन का जिक्र होता है। अगला पृष्ठ गायब होता है, पर नीचे एक पंक्ति लिखी होती है, यदि आप यह पढ़ रही हैं तो कृपया मेरे पास आओ। अचानक किताब चमकने लगती है। बाहर सूर्य और चंद्र एक दूसरे में मिल जाते हैं। झांग हवा में उठने लगती है और किताब उसे भीतर खींच लेती है। समय बदल जाता है और झांग आसमान से गिरते हुए एक जंगल में पहुंच जाती है। वह एक जाल में फंसती है और बेहोश हो जाती है। उसी जंगल में राजा शिकार कर रहा होता है। वह गुस्से में है क्योंकि उसे अपनी मां के सिंहासन से हटाए जाने की स्मृति सताती है। महल में एक विशेष अनुष्ठान रुका हुआ है क्योंकि राजा वहां मौजूद नहीं है। उसकी दादी चिंतित है कि इस दिन शिकार करना बुरा संकेत है और राजा की मृत्यु तक का कारण बन सकता है। लेकिन राजा इन अनुष्ठानों को व्यर्थ मानता है और उन्हें नजरअंदाज करता है। जंगल में झांग होश में आती है और फोन का सिग्नल ढूंढती है। वह चिल्लाती है, मैं तो विमान के बाथरूम में थी, यहाँ जंगल में कैसे आ गई। तभी राजा एक लोमड़ी देखकर उसका पीछा करता है और तीर चलाता है। तीर झांग के पास से गुजरता है, दूसरा तीर जाल की रस्सी काट देता है। झांग छूटकर छिप जाती है और चिल्लाती है, लोमड़ी उस तरफ गई, मुझ पर मत चलाओ। राजा उसकी अजीब पोशाक देखकर हैरान होता है और उसे भूत समझ लेता है। झांग अपने बैग से टेजर निकालती है। वह कहती है, मैं इंसान हूँ। राजा इसे श्राप समझ लेता है और तीर चलाता है। तभी किसी और का तीर आकर राजा को लग जाता है और वह झांग के साथ पानी में गिर पड़ता है। झांग घायल राजा को देखती है और उसकी मदद करने की कोशिश करती है, पर राजा होश में आकर सोचता है कि झांग उसे मारने आई है। वह तलवार से झांग पर वार करता है। झांग उसके पैर में चोट कर तलवार छीन लेती है और अपने चाकू के कौशल से उसका सामना करती है। संघर्ष में राजा घायल होकर बेहोश हो जाता है। झांग उसे बांध देती है और कहती है, तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। राजा कहता है, क्योंकि तुम भूत हो। झांग जवाब देती है, नहीं, मैं शेफ हूँ। उधर माकजू, जो राजा की प्रेमिका है, परेशान है। उसकी दासी बताती है कि राजा अभी तक जंगल से नहीं लौटे हैं और अंधेरा होने लगा है। माकजू का अतीत दर्दनाक है। उसकी माँ वेश्यालय चलाती थी और उसे एक अमीर आदमी को बेच दिया था। गुस्से में माकजू ने उस आदमी को मार डाला और जेल में डाल दी गई। बाद में एक आदमी, जेसन, उससे मिला और कहा कि वह राजा का दुश्मन है। उसने माकजू को भागने में मदद की थी। अब माकजू डरती है कि कहीं उसी जेसन ने राजा के साथ कुछ न कर दिया हो। झांग घायल राजा को एक सुनसान घर में ले जाती है। राजा कहता है कि वह यहाँ शिकार के समय आराम करता है। झांग एक पुरानी कहानी सुनाती है, एक क्रूर राजा की कहानी। राजा चौंक कर कहता है, तुम मेरी कहानी सुना रही हो। झांग कहती है, नहीं, यह बहुत पुरानी कहानी है। वहाँ एक लड़की गिल आती है और झांग पर कपड़े चुराने का आरोप लगाती है। झांग कहती है कि वह चोर नहीं है और पूछती है कि वे कहाँ हैं। गिल बताती है, यह चोसिन काल है। झांग समझती है कि सब लोग किसी नाटक का अभिनय कर रहे हैं। वह अपना बैग खोजने की मदद मांगती है, लेकिन गिल भूख से इनकार कर दा। दोनों भूखी हैं, इसलिए झांग खाना बनाने का निर्णय लेती है। वह कुछ अंडे और सामग्री से खाना बनाती है और राजा को भी खिलाती है। खाना तीखा होता है। राजा सोचता है कि उसमें जहर है। गिल भी चक्कर चिल्लाती है। झांग कहती है, यह बस मिर्च है। दोनों मजबूरी में वही खाना खाते हैं। राजा अपनी माँ को याद करता है जो उसे बहुत प्यार से खिलाती थी। झांग और गिल बैग खोजने की तैयारी करते हैं।
झांग राजा पर कंबल डालती है। गिल कहती है, तुम्हारा पति कितना भाग्यशाली है। झांग जवाब देती है, वह मेरा पति नहीं है। तभी राजा के सैनिक आ जाते हैं और उसे ले जाते हैं। राजा कहता है कि उसने 2 चुड़ैलों को देखा है और उन्हें उसी रात मार डालना चाहिए। सैनिक घर को आग लगा देते हैं और चले जाते हैं। झांग गिल से पूछती है कि वह अकेली जंगल में क्यों थी। गिल बताती है कि उसका गांव नष्ट कर दिया गया था। झांग को यकीन हो जाता है कि यह सच में वही युग है जिसकी किताब उसने पढ़ी थी। झांग घबराकर चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, लेकिन उसकी आवाज से सैनिक पहुंच जाते हैं और दोनों को पकड़ लिया जाता है। झांग और गिल को अन्य महिलाओं के साथ जेल में डाल दिया जाता है। झांग बार बार चिल्लाती है और सैनिकों को अपहरता कहती है। बाकी महिलाएं उसे चुप कराती हैं। आखिर सैनिक उसका मुंह बांध देते हैं। कुछ देर बाद सभी औरतों को बाहर निकाला जाता है और उम्र के आधार पर 2 समूहों में बांटा जाता है। झांग अपनी उम्र 27 बताती है। गिल 28 साल कहती है ताकि वह झांग के साथ रह सके। पहले समूह की जवान लड़कियों को विशेष कामों के लिए रखा जाता है और दूसरे समूह की बड़ी महिलाओं को रसोई में भेज दिया जाता है। उधर राजा के सैनिक नदी के किनारे झांग को ढूंढ रहे थे। उन्हें पता था कि वह अपनी थैली लेने जरूर यहाँ आएगी। लेकिन यह साफ कर दूं, जो औरतों को पकड़कर लाए थे वे राजा के सैनिक नहीं थे, बल्कि गवर्नर, राज्यपाल के महल के लोग थे। इसी बीच राजा के एक अंगरक्षक ने आकर सूचना दी, महाराज, कुछ औरतों को पकड़ा गया है और गवर्नर के महल में रखा गया है। यह सुनकर राजा हल्की मुस्कान देता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि वे दोनों जादूगरनियां झांग और गिल वहीं गई होंगी। अब वह जान चुका है कि झांग कहाँ मिलेगी, रसोई घर में। महल की औरतों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वे किसके लिए खाना पका रही हैं। उन्हें बस आदेश मिलता था और वे चुपचाप खाना बना देती थी। अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, आज कोई खास मेहमान आने वाले हैं, इसलिए खाना बेहद अच्छा बनाना होगा। झांग ने जिज्ञासा से पूछा, ये खास मेहमान कौन है और उन्हें किस तरह का खाना पसंद है? लेकिन उस आदमी ने साफ इनकार कर दिया। तभी गवर्नर का बेटा इयन वहां पहुंचा। उसने सख्त लहजे में कहा, ध्यान से सुनो, अच्छा खाना बनाओ वरना अपनी जान गंवानी पड़ेगी। झांग ने हामी भरी, लेकिन इयान ने उसे किनारे ले जाकर धीरे से असली बात बताई। उसने कहा, आज मेरे पिता और मुख्य निरीक्षक, चीफ इंस्पेक्टर यहाँ आ रहे हैं। दोनों राजा के खास दोस्त हैं। वे पहले राजा के साथ लड़ाई झगड़े और अभ्यास किया करते थे। जैसे राजा निर्दयी है, वैसे ही दोनों भी बेरहम हैं। खासकर मुख्य निरीक्षक तो बड़ा ही क्रूर इंसान है। वह अक्सर जानबूझकर अपने बाल खाने में गिरा देता है, फिर रसोइयों पर जहर देने या लापरवाही का आरोप लगाकर उन्हें मरवा देता है। इसी तरह न जाने कितने रसोइये मारे जा चुके हैं। यह सुनकर झांग ने गहरी सांस ली, लेकिन उसने चुनौती स्वीकार की और कहा, ठीक है, मैं खाना बनाऊंगी। अगर खाना अच्छा हुआ तो बाकी सब औरतों को छोड़ देना होगा। इयान ने यह सौदा मान लिया। झांग ने जाकर बाकी औरतों को भी यह खबर दी। सबकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उन्होंने अपने अपने सामान मिलाकर मिलजुल कर खाना पकाना शुरू किया। इयान एक कोने से यह सब देख रहा था। उसके मन में ख्याल था, इनमें से कोई नहीं बचेगा। सबसे पहले झांग मरेगी। लेकिन झांग ने आंखें बंद करके अपने पिता की सीख याद की और मन लगाकर खाना बनाने लगी। वह अपने सहज ज्ञान, इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा कर रही थी। कुछ देर बाद गवर्नर और मुख्य निरीक्षक पहुंचे। पहले तो मुख्य निरीक्षक उस कमरे में गया जहां पहली खेप में पकड़ी गई जवान लड़कियां थी। उसे उनमें से किसी एक को रात गुजारने के लिए चुनना था। फिर वह भोजन कक्ष में आया। जैसे ही उसने मेज पर रखे पकवानों को देखा, बिना चखे ही ताना मार दिया, ये क्या है? तुमने मुझे अपमानित करने के लिए यहाँ बुलाया है? उसने जोर से कहा। कौन है रसोइया? उन्हें मेरे सामने लाओ। रसोई के मुखिया ने तुरंत पहरेदारों को आदेश दिया कि सभी औरतों को बाहर लाया जाए। झांग हैरान थी। उसने चखे बिना ही कैसे कह दिया कि खाना खराब है। वह आगे बढ़ी और बोली, पहले खाना चखिए। अगर सच में बुरा लगे तो हमें मार दीजिए। मुख्य निरीक्षक ने चुनौती स्वीकार कर ली। वह बोला, ठीक है, लेकिन अगर मुझे पसंद नहीं आया
तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही मारूंगा। फिर उसने गवर्नर की ओर देखकर कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास तोहफा है। यह कहकर वह गवर्नर की बेटी को कमरे में लेकर आया। गवर्नर गुस्से से कांप उठा, लेकिन जानता था कि वह मुख्य निरीक्षक को कुछ नहीं कह सकता। मुख्य निरीक्षक ने कहा, ठीक है, मैं खाना खा लूंगा, लेकिन अगर अच्छा न लगा तो तुम्हारी बेटी मेरी रखैल बनकर मेरे महल जाएगी। जांग आत्मविश्वास से भरी थी कि उसका खाना बेहतरीन है। मुख्य निरीक्षक और उसके पिता ने खाना चखा और जैसे ही मुंह में डाला वे चुप हो गए। खाना इतना स्वादिष्ट था कि दोनों अवाक रह गए। वे और खाना चाहते थे लेकिन अहंकार की वजह से बोल नहीं पाए। अब उनके सामने दुविधा थी, अगर वे खाने की तारीफ करते तो गवर्नर की बेटी को नहीं ले जा सकते थे। इसलिए मुख्य निरीक्षक ने झूठ बोल दिया, खाना बहुत खराब है। जांग तुरंत बोल उठी, यह झूठ है। गवर्नर भी भड़क उठा और चिल्लाया, तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने कभी इतना अच्छा खाना नहीं खाया। तुम बस मेरी बेटी को ले जाना चाहते हो। उसने तलवार खींची लेकिन उसका बेटा एओन बीच में आ गया। फिर भी एओन ने हुक्म दिया कि सभी औरतों को सजा दी जाए। पहरेदारों ने जांग को पकड़ लिया और उसकी गर्दन काटने की तैयारी करने लगे। जांग चीख उठी, मुझे मत मारो, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमारा खाना अच्छा है। तभी अचानक राजा वहां आ पहुंचा और उसने सब रोक दिया। वह जांग के पास आया और बोला, तुमने यह बनाया है? मैं कैसे मान लूं कि यह अच्छा है? पहले मैं चख कर देखूंगा। जांग ने उसकी आवाज पहचानी। उसने पलटकर देखा, वही आदमी जंगल में जिससे उसकी मुलाकात हुई थी। तो वह सचमुच राजा था। जांग के मन में आया। राजा ने पहले जांग को खाना खिलाया ताकि यह साबित हो सके कि उसमें जहर नहीं है। फिर खुद चखा। पहला निवाला लेते ही वह भावुक हो गया। उसने कभी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। उसने पूरा खाना खत्म कर दिया और जांग से पूछा, तुमने यह कैसे बनाया? जांग ने विस्तार से समझाया। राजा ने उसकी तारीफ की और उसकी उम्र पूछी। 27 साल, जांग ने जवाब दिया। राजा ने हैरानी से कहा, इतनी उम्र हो गई और अब तक शादी क्यों नहीं की? जांग बोली, मैं यहाँ की नहीं हूँ, और अगर मैं सच बताऊं तो आप विश्वास नहीं करेंगे। फिर वह झुककर फुसफुसाई, मैं भविष्य से आई हूं। राजा हंस पड़ा, बकवास मत करो। फिर उसने घोषणा की, इसे महल ले जाया जाएगा, अभी कोई इसे नहीं मारेगा। जांग की जान फिलहाल बच गई थी। गवर्नर राजा से भिड़ा, आप इन्हें क्यों बचा रहे हैं? यह आपके अधिकार में नहीं है। राजा क्रोधित हो उठा, अब जब तुम्हारी बेटी की बारी आई तो इतना विरोध कर रहे हो? जब मेरी मां को सताया जा रहा था तब तुमने कुछ नहीं किया था। इसी बीच जांग और गिल को कैदखाने में डाल दिया गया। जांग बोली, कल हमें महल ले जाया जाएगा, लेकिन मुझे घर लौटना है। गिल ने पूछा, घर कहाँ है? जांग ने सब सच बता दिया। मेरी वापसी का रास्ता एक किताब के अंदर है। वही किताब मेरी थैली में थी जो पहाड़ से गिर गई। बाहर राजा चांद को निहार रहा था। तभी मुख्य निरीक्षक उससे मिलने आया। दोनों में बहस और झगड़ा हुआ। राजा बोला, मैं जांग को महल ले जाना चाहता हूं और बाकी औरतों को आजाद कर दूंगा। अब औरतों की हत्या नहीं होगी। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। मुख्य निरीक्षक ने उसकी नीयत पर सवाल उठाए। लेकिन उसी रात एओ ने जांग और गिल को आजाद करने का वादा निभाया। दोनों भागकर पहाड़ की ओर निकल पड़ी। रास्ते में गिल ने अपना दर्द साझा किया। उसने बताया, मैं और मेरी मां बहुत दूर से अपने दादा को ढूंढने आए थे, लेकिन सैनिकों ने मां को मार डाला। मैं उसी वीरान घर में छिपी हुई थी। जांग ने उसे ढांढस बंधाया, मेरे साथ भविष्य में चलो, वहां तुम जो चाहो वो बन सकती हो। गिल मान गई। दोनों पहाड़ पर पहुंची, लेकिन जांग की थैली कहीं नहीं मिली। राजा पहले से ही वहां मौजूद था। उसे पहले से अंदाजा था कि वे वहीं आएंगी। जांग ने गुस्से से कहा, मुझे मेरी थैली चाहिए। राजा ने अपने सैनिक को बुलाया। उसने थैली लाकर दिखाई लेकिन तुरंत उसे खाई में फेंक दिया। जांग आग बबूला हो गई और राजा को कोसने लगी। राजा ने ठंडे लहजे में कहा, राजा को गाली देने की सजा जानते हो? जांग ने लाचार होकर कहा, मेरी थैली मुझे वापस दे दो, मैं जो चाहोगे वो करूंगी। दृश्य यहीं कट हो जाता है।
अगले दिन दोनों लड़कियों को बांधकर राज्य में लाया गया। वे सहमी हुई थी। मुख्य निरीक्षक ने राजा से पूछा, तुम इस औरत को क्यों यहाँ लाए हो? इसे मारूंगा नहीं, बल्कि यातना दूंगा। यह चुड़ैल है और इसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहिए। जांग बड़बड़ाई, अगर मेरे पास बंदूक होती तो अभी उड़ा देती। इसी बीच हम देखते हैं कि मोकजू बाकी औरतों को नृत्य सिखा रही है। उसे याद आता है कि कैसे जेसन ने जेल से उसे छुड़ाया था और कहा था, राजा अब गवर्नर की बेटी को अपने साथ ला रहा है। उसका दिल उसी पर आ गया है। तुम्हें अब दरकिनार कर दिया जाएगा। अपनी इज्जत बचानी है तो राजा को फुसलाकर अपने पक्ष में कर लो, तभी हम उसे मारने का मौका पाएंगे। मोकजू की दासी आकर बताती है कि राजा गवर्नर की बेटी नहीं, बल्कि एक औरत जांग को ला रहा है। यह अफवाह पूरे महल में फैल चुकी थी। जैसे ही जांग और गिल महल में दाखिल होती हैं, बच्चे उन पर पत्थर फेंकने लगते हैं। सैनिक बच्चों को मारते पीटते भगाते हैं। राजा चिल्लाया, रुको, ये मेरी दासियां हैं, इन पर पत्थर मत फेंको। जांग का गुस्सा और बढ़ गया। महल में प्रवेश करते ही मोकजू दौड़ी और राजा से लिपटकर बोली, महाराज, मैंने आपको कितना याद किया। यह कौन औरत है? आपने इसे क्यों लाया? क्या मैं आपकी नहीं हूं? राजा ने उसे अलग किया और बोला, यह इंसान नहीं है, यह एक चुड़ैल है जो श्राप के कारण मेरे सामने आई है और अब मुझे सताने लगी है। मोकजू ने पूछा, तो आप इसका क्या करेंगे? राजा ने जांग का चेहरा पकड़कर ठंडी आवाज में कहा, इसे यातनाएं दूंगा, तड़पाऊंगा और आखिरकार मार डालूंगा। जांग कांप उठी। डर ने उसे जकड़ लिया। यहां मैं साफ कर दूं, मोकजू असल में राजा से प्यार नहीं करती। उसकी मां एक वेश्यालय चलाती थी और उसने मजबूरी में मोकजू को बेच दिया था। बाद में मोकजू ने उस आदमी की हत्या कर दी और जेल चली गई। फिर जेसन, जो राजा का दुश्मन था, ने उसे छुड़ाया और महल में भेजा। असल में मोकजू का असली मकसद राजा की हत्या करना है। इसी बीच राजा को तीर से लगी चोट का इलाज हो रहा था। डॉक्टर ने कहा कि खून समय रहते रोक दिया गया, वरना हालत बिगड़ सकती थी। राजा को याद आया कि उसकी जान उसी समय जांग ने बचाई थी। मोकजू ने पूछा कि ये सब किसने किया, तो राजा ने साफ कहा ये नई लड़की की करतूत थी। मोकजू जानना चाहती थी कि राजा ने जियोंग को किस खास जगह भेजा है, लेकिन राजा ने उसे नहीं बताया। और जब कैमरा घूमता है तो हमें वो जगह दिखती है, एक कड़ी सुरक्षा वाली जेल। जियोंग गुस्से में राजा को कोसती है, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुमने मुझे कैद कर दिया। वहीं गिल मासूमियत से मानती है कि राजा अच्छा इंसान है, क्योंकि उसने उसे नहाने के लिए पानी और नए कपड़े दिए। मोकजू का गुस्सा और डर दोनों बढ़ रहे हैं। उसे लग रहा है अगर राजा को जियोंग पसंद आ गई तो उसका क्या होगा। इसी बीच महल की रसोई में दो शेफ बोंग और सूक रसोइयों को आदेश दे रहे होते हैं। तभी लेडी किम आती है और राज परिवार का मेन्यू देती है। फिर वो दादीसा से मिलकर उन्हें भी इन दो चुड़ैलों के बारे में बता देती है। मोकजू और ज्यादा बेचैन हो जाती है। तभी चीफ इंस्पेक्टर आता है। मोकजू उससे पूछती है कि गवर्नर की बेटी मियो को क्यों नहीं लाया गया। इंस्पेक्टर बताता है कि राजा ने साफ मना कर दिया। गुस्से में मोकजू उसे गहनों से खरीदने की कोशिश करती है और मियो को तुरंत लाने का हुक्म देती है। लेकिन इंस्पेक्टर अपने पिता से बात करता है और मोकजू को सबक सिखाने का प्लान बनाता है, क्योंकि वो जानता है कि मोकजू गद्दार है। रात को एक नकाबपोश आदमी जेल में घुसकर सारे पहरेदार मार देता है और जियोंग और गिल को आजाद कर देता है। बाहर निकलते ही जियोंग देखती है कि नकाबपोश वही राजा है। पता चलता है कि ये सब उसका खेल था। उसके लिए ये बस एक मनोरंजन था। असली मददगार है राजा का आदमी गोंग गिल। लंबा, हैंडसम और रहस्यमयी। गिल उसे देखते ही दीवानी हो जाती है। लेकिन असलियत ये है कि गोंग गिल एक एक्टर और साथ ही राजा का गुप्त जासूस है। राजा अपने खेलों से जियोंग को तंग करता है, यहाँ तक कि गिल को जलती हुई लोहे की छड़ से डराया जाता है। जियोंग गिड़गिड़ाती है और कहती है, कृपया उसे छोड़ दो, मैं जो कहोगे करूंगी। राजा कहता है, ठीक है, आज से तुम मेरी रसोइया होगी। दोनों लड़कियां रसोई में पहुंचती हैं और विरोध झेलती हैं, क्योंकि वहां अब तक सिर्फ पुरुष ही खाना पकाते आए थे। लेकिन राजा के आदेश के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। जियोंग वही व्यंजन बनाती है जो उसने फ्रांस के कुकिंग शो में बनाया था। खाना चखते ही राजा मानो किसी और दुनिया में पहुंच जाता है। मोकजू बाहर से ये सब देखती है और जल भुन जाती है। राजा पहली बार मोकजू को रोक देता है और जियोंग का हाथ पकड़कर कहता है, मैंने तुम्हें चुन लिया है। जियोंग डर जाती है कि कहीं उसे राजा की रखेल तो नहीं बनना पड़ेगा।
चीफ इंस्पेक्टर जियोंग से गुप्त रूप से कहता है कि उसे राजा पर नजर रखनी होगी। जियोंग मना करती है, लेकिन इंस्पेक्टर उसे मोकजू के खतरों से आगाह करता है। आखिरकार जियोंग मान जाती है और अपने बैग की मांग करती है, जो अभी राजा के पास है। मोकजू अब रसोई के शेफ्स को उकसाती है कि जियोंग को परेशान करो, लेकिन गिल जंगल में पलीबड़ी होने के कारण इन सब परेशानियों को संभाल लेती है। अगले दिन फिर वही दृश्य दोहराया जाता है। जनता जियोंग की मौत की मांग करती है, लेकिन राजा कहता है, फैसला मेरा होगा। आज से तुम मेरी हेड शेफ हो। रोज नया व्यंजन बनाना होगा, वरना मौत मिलेगी। मोकजू हार नहीं मानती। वो दादीसा के पास जाकर कहती है कि जियोंग ही वो चुड़ैल है जिसने राजा पर हमला करवाया। दादीसा गुस्से में कहती है, तो फिर एक प्रतियोगिता होगी। अगर जियोंग हार गई तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। यह सुनकर जियोंग सन्न रह जाती है। डर के मारे अपने हाथों को देखती है और अपने पिता को याद करती है। राजा भी सोच में पड़ जाता है, अगर सचमुच तुम भविष्य से आई हो तो आज साबित करना होगा। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आगे क्या होगा? क्या जियोंग ये प्रतियोगिता जीत पाएगी या उसके हाथ काट दिए जाएंगे? ये जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में।